पैर को मोड़ो। क्या हुआ डॉक्टर? कृपया अंदर आइए। आपके पेशेंट की बीमारी का निदान नहीं हो पा रहा है, तो उनकी बीमारी का निदान करने के लिए उनको किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। ऐसा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा अच्छा रहेगा सर? नहीं तो प्राइवेट में? आप उनको प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती करा सकते हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी भर्ती करा सकते हो। उनकी बीमारी का निदान होने के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत क्या है सर, मतलब रिपोर्ट में? एक्चुअली उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल है, लेकिन उनकी सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है उसमें उनके पेट में सूजन है। तो वो सूजन का कॉज रूल आउट करने के लिए उनको अगर किसी पेट के बड़े अस्पताल में अगर भर्ती किया जाए तो उनका इलाज हो सकता है अच्छे तरीके से। सर आपको मतलब ऐसा पेट के रिलेटेड अगर कोई अस्पताल है तो वहाँ पे आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं क्या? पेट की बीमारी के लिए बहुत से अस्पताल हैं। आप आपस में डिस्कस करो कि कहाँ ले जाना है। आप डिस्कस करने के बाद डिसाइड करो तो फिर मुझे बताओ। ठीक है सर, मैं अपने रिलेटिव के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप बातचीत कीजिए, उसके बाद में मुझे बोलिए। आपको 2 मिनट में बता दूँ। ओके। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकार एम्बुलेंस फॉर यू। हमारी टैगलाइन ही है एम्बुलेंस फॉर यू। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो एम्बुलेंस सीरीज का वो वीडियो है जहां पर कॉमन पीपल्स मतलब के रिश्तेदारों को एक्चुअली क्या करना चाहिए। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि डॉक्टर ने कहा आपके रोगी का निदान नहीं हुआ है और उन्हें अगले अस्पताल में मतलब बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। अभी बहुत बार क्या होता है कि रिश्तेदार गड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। अभी डॉक्टरों ने तो कहा है कि अगले अस्पताल में ले जाना है, लेकिन बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है जब रोगी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। इसमें रिश्तेदारों का सबसे ज्यादा रोल होता है। अभी कुछ रिश्तेदार गड़बड़ा जाते हैं, कुछ समझदार होते हैं, तो बहुत बार 4-5 रिश्तेदार मिलके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टरों से पूछना चाहिए कि बीमारी किस तरह की है, मतलब उन्हें ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, फेफड़ों से न्यूमोनिया वगैरह है, किडनी से रिलेटेड बीमारी है, या कोई सर्जरी की जरूरत है, या कार्डियक कोई प्रॉब्लम है। बहुत बार बीमारी पता नहीं रहती और हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, आगे कहाँ ले जाना है वो भी हमें समझ में नहीं आता। अभी हमको अगर समझ में आता है कि उनको ब्रेन से रिलेटेड तकलीफ है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि ब्रेन से रिलेटेड कोई अच्छा अस्पताल है, हमारे सिटी में है या बाहर कोई सिटी में जाना पड़ेगा या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना पड़ेगा। किडनी से रिलेटेड कोई तकलीफ है, कोई सर्जरी करने की जरूरत है, लीवर की सर्जरी हो या ट्रांसप्लांट सर्जरी हो या कार्डियक रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स हो, उस स्पेशलिटी के अस्पताल में हम हमारे पेशेंट को ले जा सकते हैं अगर हमको पेशेंट के कंडीशन के बारे में पता चले। या पेशेंट को कैंसर है तो कोई बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट में जाना है, इस बारे में हमें पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज रिश्तेदारों ने क्या करना चाहिए, तो डॉक्टरों से रोगी के कंडीशन के बारे में पूछना चाहिए और उसे कौन से अस्पताल में ले जा सकते हैं इस बारे में पूछना चाहिए, ताकि आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बार बीमारी अगर समझ में नहीं आती और आगे हम लोग जिस अस्पताल में जाते हैं वहां पे भी उसका निदान नहीं होता, तो फिर हमें फिर अस्पताल चेंज करने की नौबत आती है। इसलिए अस्पताल जाने से पहले डॉक्टरों से जरूर पूछे कि कौन से अस्पताल में ले जा सकते हैं या पेशेंट को कौन से तरह की बीमारी है, बीमारी का स्टेज क्या है। दूसरी जरूरी चीज आती है कि रोगी को हम सादे व्हीकल में ले जा सकते हैं या एम्बुलेंस में ले जा सकते हैं। बहुत बार पैनिक सिचुएशन होती है, कोई रिश्तेदार एम्बुलेंस को बुला लेता है, कोई अगले अस्पताल में फोन कर देता है, लेकिन डॉक्टरों से पूछना चाहिए कि हमारे रोगी को हम गाड़ी में ले जा सकते हैं हमारे व्हीकल में, या फिर उसे कार्डियक एम्बुलेंस की या सादे एम्बुलेंस की जरूरत होती है, साधारण एम्बुलेंस जिसे पेशेंट शिफ्टिंग एम्बुलेंस कहते हैं। तीसरा मुद्दा आता है
जब रोगी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाना रहता है तो सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। रोगी के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है इसका जायजा लेना जरूरी है। बहुत बार रोगी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और अस्पताल में खर्चा बहुत हो सकता है। ऐसे वक्त डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए कि हमारे पेशेंट की जो बीमारी है उस हिसाब से हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना मैनेज कर सकते हैं, तो आगे हम इन्हें कहाँ ले जाए। हम इन्हें गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाए या कोई संस्था के अस्पताल में ले जाए या फिर कोई स्पेशलिटी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में ले जाए जहाँ पे हम रोगी का खर्चा कर सकते हैं। तो तीसरा बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट को अस्पताल में ले जाया जाता है, जाने के बाद पता चलता है कि प्राइवेट अस्पताल है या वहाँ पे ज्यादा खर्चा लग सकता है, जाने के बाद ही 1 से 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ऐसे वक्त रिश्तेदारों की कमर टूट जाती है। तो रिश्तेदारों को अपने आर्थिक स्थिति का जायजा लेना चाहिए या किसी से हेल्प मिल सकती है तो उन्हें फोन करना चाहिए। ये तीसरा और बहुत जरूरी चीज है। चौथा मुद्दा आता है कि रोगी की कोई पॉलिसी वगैरह, इंश्योरेंस या कोई स्कीम है जिससे उसे स्वास्थ्य के बारे में लाभ मिल सके। लेकिन कोई भी पॉलिसी या स्कीम या इंश्योरेंस बहुत अच्छे तरीके से चेक कर ले। कुछ इंश्योरेंस में एम्बुलेंस का खर्चा नहीं होता, कुछ पॉलिसीज में वार्ड के ही सर्विसेज मिलते हैं, आईसीयू के सर्विसेज के लिए पैसे नहीं मिलते। बहुत बार अस्पताल का खर्चा मिल जाता है, मेडिसिन का खर्चा नहीं मिलता। तो सभी चीजें पॉलिसी के बारे में चेक कर लेनी चाहिए जब रोगी को हम लोग दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते हैं। और उसमें भी सबसे जरूरी चीज होती है कि हमारे रोगी की जो अभी की बीमारी है वो इस पॉलिसी में आती है या नहीं आती है। बहुत सारे पॉलिसीज को लॉक रहता है, 3 साल का लॉक रहता है या 5 साल का लॉक रहता है, तब तक कुछ बीमारियों का इलाज उस पॉलिसी में नहीं कर सकते। या एक एग्जांपल देते हैं, अभी कोरोना के पीरियड में न्यूमोनिया से रिलेटेड बहुत सारे और आईसीयू से रिलेटेड बहुत सारे पैकेजेस निकले जो साल भर या 2 साल के लिए थे। और अगर हमारे रोगी को कोरोना हो जाता है और उसके साथ अगर उसे मैसिव हेड इंजरी हो जाती है तो हेड इंजरी का खर्चा तो वो पॉलिसी में आता नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों को लगता है कि हमारे रोगी की तो पॉलिसी है, फिर उसमें खर्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसे कोरोना की इलाज के लिए खर्चा मिलेगा, मतलब जो इंजेक्शन से वो मिलेंगे, लेकिन हेड इंजरी से रिलेटेड अगर सर्जरी लगती है या बाकी कोई चीज लगती है उसका पूरा खर्चा रिश्तेदारों को करना पड़ता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है कि हमारे पास जो पॉलिसी उपलब्ध है जिसे हम लोगों ने इनरोल किया है उसकी क्या क्या क्राइटेरियाज है, एम्बुलेंस के चार्जेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अस्पताल में किस तरह की सेवाएं मिलती है, अस्पताल में जाने के बाद कौन सी बीमारियों का इलाज हमारे पॉलिसी में होता है। बहुत बार मैंने अभी बताया कि एक चीज इंक्लूड होती है, दूसरी इंक्लूड नहीं होती है। बहुत बार सभी चीजें इंक्लूड है लेकिन मेडिसिन का खर्चा इंक्लूड नहीं होता। तो ये भी चीज जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मुद्दा आता है जब रोगी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, उस वक्त रोगी की जो फाइल है, जो पुराने रिपोर्ट्स है, ये सभी रिपोर्ट्स अच्छी तरीके से अपने साथ ले। एक जेरॉक्स कॉपी अपने मोबाइल में पीडीएफ बना के रख ले, ताकि हड़बड़ाहट में अगर फाइल कहीं मिस हो जाती है तो जो पीडीएफ वाले रिपोर्ट्स हमारे मोबाइल मैसेजेस में है वो हमारे साथ आगे ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरी चीज रहती है कि पेशेंट को इमरजेंसी शिफ्ट करना है और उसके कुछ रिपोर्ट्स या कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आना बाकी है, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आना बाकी है। ऐसे वक्त जिस अस्पताल में हमारा रोगी एडमिट था उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, वहाँ के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का नंबर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का नंबर अपने साथ नोट कर ले, ताकि हम लोग जब अगले अस्पताल में पहुंच जाते हैं वहां पे जाने के बाद हम उन्हें फोन करके, कांटेक्ट करके, ईमेल से, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से हमारे जो रिपोर्ट्स पेंडिंग थे वो रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं। बहुत बार ब्लड कल्चर जैसे रिपोर्ट्स होते हैं जिसे आने के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और उस दौरान अगर पेशेंट की तबीयत सीरियस हो जाती है और उसे एक जगह से दूसरे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है, तो उस ब्लड कल्चर का रिपोर्ट आने के लिए 3 दिन अगर लगने वाले तो 3 दिन तक तो हम लोग वेट नहीं करते, तब तक रोगी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन रिश्तेदारों ने ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का या माइक्रो डिपार्टमेंट का नंबर लेना चाहिए और ये कल्चर्स के रिपोर्ट जब आएंगे तब वो कन्वे करने चाहिए जहाँ पे वो अस्पताल में भर्ती होते हैं वहां पे। अगला मुद्दा आता है रोगी के रिपोर्ट्स तो जरूरी है, रिपोर्ट्स के साथ उनका पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड या फिर आधार कार्ड
जिसमें उनका नाम बहुत अच्छे से मेंशन हो। बहुत बार 5 या 6 रिलेटिव्स रोगी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक नॉन रिलेटिव जिसे रोगी का पूरा नाम पता नहीं होता, वो इनरोल करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, और गलती से वहाँ अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो और हमारे रोगी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई गवर्नमेंट स्कीम में वो आते हो, ऐसे वक्त पे अगर नाम में कुछ बदलाव आता है तो उन्हें वो पॉलिसी मिलती नहीं है या फिर मिलने में दिक्कत आती है, फिर से एडमिशन करना पड़ता है, तब तक का खर्चा उन्हें उठाना पड़ता है। ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनका आइडेंटिटी कार्ड लेना साथ में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मुद्दा आता है, अब सब फिक्स हो गया, हम लोगों को कहाँ ले जाना है ये फिक्स हो गया, हमारा आर्थिक जायजा हमें आ गया, उसके बाद पॉलिसी है या नहीं ये हमको पता चल गया, रोगी की सभी रिपोर्ट्स हम लोगों ने ले लिए, इसके साथ रोगी का पहचान पत्र ले लिया। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है एम्बुलेंस की। अगर पेशेंट को या रोगी को एम्बुलेंस से कहीं शिफ्ट करना है तो एम्बुलेंस के बारे में पूरी जानकारी ले, हमारे रोगी को सही में एम्बुलेंस की ज़रूरत है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एम्बुलेंस किस तरह की चाहिए। अगर बच्चा है तो पीडियाट्रिक एम्बुलेंस लगेगी, अगर ANC पेशेंट मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए अलग से एम्बुलेंस सर्विसेज लगेगी। किसी को कोरोना जैसी भयानक बीमारी होती हो और दूसरों को फैलने के चांस हो, ऐसे वक्त पे आइसोलेशन एम्बुलेंस लगेगी। कार्डियक पेशेंट है तो कार्डियक एम्बुलेंस लगेगी। सो एम्बुलेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें। एम्बुलेंस की जानकारी लेने के बाद एक अल्टरनेटिव नंबर अपने पास रखें, ताकि रास्ते में अगर कहीं एम्बुलेंस में कुछ एरर आ जाता है, बहुत बार एक जगह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जब रोगी शिफ्ट होता है, एम्बुलेंस में सभी चीज़ें अवेलेबल है लेकिन ये सब मूविंग रहता है। ऐसे इसमें पेशेंट की तबीयत सीरियस हो सकती है, तो साथ में जो रिश्तेदार रहने वाला है वो रिश्तेदार थोड़ा समझदार हो। अगर पेशेंट की तबीयत को कुछ कम ज़्यादा होता है, उसका दिल बंद हो जाता है या सडन उनकी डेथ हो जाती है, ऐसे वक्त पे कमज़ोर रिश्तेदारों को ये सब चीज़ें सहन नहीं होती, इसलिए समझदार रिश्तेदार साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेंस के डॉक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी ले लें। एम्बुलेंस कंपनी या जिस सिस्टम से एम्बुलेंस आती है उस सिस्टम से पूरी जानकारी ले लें, ताकि एम्बुलेंस में आने वाले एरर्स कम हो सके। इसके बाद अगला मुद्दा आता है, जो रिश्तेदार साथ में जाने वाला हो, रोगी के साथ रहने वाला हो, रोगी की वाइफ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है या बाप हो सकता है, तो इनका नंबर अपने इर्द गिर्द रहने वाले 10 से 15 रिश्तेदारों को मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स याद से देना है। रोगी के रिश्तेदार जो पास में है, उनके पास अगर पैसे की कोई दिक्कत आ जाती है तो ये जो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार उन्हें पैसे भेज सकते हैं। जो रिश्तेदार साथ में रहने वाला हो, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें, उनका भी पहचान पत्र साथ में रखना चाहिए। जो डेली रूट लगने वाली चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल चार्जर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल मोबाइल से होती है, तो मोबाइल का चार्जर साथ में ले, ताकि वक्त पे पेशेंट को छोड़ के चार्जर लाने के लिए मार्केट में ना जाना पड़े। इससे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। मोबाइल अगर वक्त पे बंद हो जाता है तो मैसेज करने होना भी बहुत बार लेट हो जाता है। सो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन याद से साथ में रखना चाहिए। अगला मुद्दा आता है, जिस सिटी में या जिस अस्पताल में हम रोगी को शिफ्ट करने वाले होते हो, उस अस्पताल के आजू बाजू में, एरिया में या उस सिटी में हमारा कोई रिश्तेदार, दोस्त या हितचिंतक अगर रहता हो तो उनका नंबर याद से ले, उस अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी ले और उन्हें बताए कि हम उस अस्पताल में हमारे रोगी को भर्ती कराने वाले हैं। अगली ज़रूरी चीज़ रहती है, जिस अस्पताल में, जिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हम लोग हमारे रोगी को शिफ्ट करने वाले होते हैं, उस अस्पताल की पूरी जानकारी ले, या जिस डॉक्टर के नाम से हमारे रोगी को, कोई सर्जन के नाम से हम वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं जहाँ जिस उनकी सर्जरी होने वाली, उस अस्पताल में सर्जन या डॉक्टर फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या सिर्फ सर्जरी करने के लिए आते, इस चीज़ की जानकारी कर लें। बहुत बार होता है ऐसा है कि हम रोगी को शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ सर्जरी करने के लिए आते हैं, सर्जरी के बाद वो उनका दूसरा अस्पताल संभालते हैं। ऐसे वक्त अगर रोगी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर वो सर्जन फिर से आके चेक करने में वक्त लग सकता है। ऐसे वक्त जिस अस्पताल में हम हमारे रोगी को या जिस डॉक्टर के नाम से हम रोगी को उस अस्पताल में शिफ्ट करने वाले होते हैं, वो डॉक्टर उस अस्पताल में फुल टाइम रहते हैं या नहीं रहते, इस चीज़ की जानकारी ले लें, या फिर जिस अस्पताल में वो फुल टाइम रहते हैं वहाँ पे हमारे रोगी को भर्ती कराएं, ताकि आने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वक्त पे मैनेज हो सके और हमारे पेशेंट के जान को अगर कोई नुकसान होता हो तो वक्त से संभल जाए। इसलिए बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है।
अस्पताल का नाम, अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी, वहाँ पे सर्जरीज कैसे होते हैं, सर्जन किस तरह से है, वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पे फुल टाइम रहते हैं या पार्ट टाइम रहते हैं, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे आखिरी चीज़, हम लोग अस्पताल पहुँच गए, सर्जरी हो गई, सब हो गया, इन बिटवीन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए और हमारे रोगी को 10-12 दिन से या हमारे आर्थिक जायजे के हिसाब से कुछ दिन ज़्यादा लग गए, तो अभी पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा खत्म हो गया या कोई स्कीम थी वो स्कीम भी खत्म हो गई, अभी इसके आगे क्या करेंगे? अगर ऐसे डायलेमा में हम लोग आ जाते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसे वक्त पे आर्थिक सहायता देती है। सीएम फंड होता है, पीएम फंड होता है, एमजेपीजेवाई जैसे स्कीम्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं रहती है, कुछ टेम्पल्स है, इनके द्वारा भी 2000, 5000, 10,000, 50,000 से 1 से 2 लाख रुपए तक की हेल्प होती है। बहुत बार हम लोग व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मैसेजेस देखते हैं कि हमारा पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, उसे 10 से 15 लाख रुपए खर्चा बोला है और आप एक मैसेज कर देंगे तो उन्हें पैसा आ जाएगा। ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे सोर्स से, मतलब जिस एरिया में आपका रोगी एडमिट है वहाँ के एमएलए से जाके मिलते हैं, उनसे साइन लेते हैं और वही लेटर अगर हम लोग सीएम या पीएम फंड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे रोगी की बहुत सारी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है, मतलब आर्थिक सहायता मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था रिश्तेदारों के लिए कि हमारे रोगी को अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है तो प्लान करना पड़ता है। सबसे पहले तो रोगी की तबीयत के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, उसके बाद उन्हें साधारण गाड़ी में ले जा सकते हैं या एम्बुलेंस चाहिए, उसके बारे में सोचना पड़ता है। हमारे रोगी के साथ पूरे फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है उसका जायजा लेना जरूरी है। अगर रोगी को एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है तो एम्बुलेंस के टाइप्स और एम्बुलेंस सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए। रोगी के पूरे रिपोर्ट साथ में लेने चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग है तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का नंबर, माइक्रो डिपार्टमेंट का नंबर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का नंबर लेना चाहिए। उसके बाद रोगी के पहचान पत्र याद से रखने चाहिए। साथ में जो रिश्तेदार रहने वाला है उनका पहचान पत्र, उनका मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स बाकी रिश्तेदारों को दे दें। अगले जाने वाले अस्पताल के आजू बाजू में कोई हमारा दोस्त या कोई हमारे डॉक्टर पहचान के या उस अस्पताल का कोई कर्मचारी हमारे पहचान का है, उनका भी नंबर याद से ले ले। वहाँ पे पहुँचने के बाद या वहाँ पे पहुँचने से पहले अस्पताल के बारे में जानकारी कर ले, बेड अवेलेबल है या नहीं है उस बारे में जानकारी कर ले, वहाँ पे रहने वाले डॉक्टर फुल टाइम है या पार्ट टाइम है इस बारे में जानकारी कर ले। ये सब होने के बाद अगर आखिरी में ट्रीटमेंट में पैसे की कुछ कमी है तो जो लीगल और इथिकल सोर्सेस है वहाँ पे जाके हेल्प लीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले और वीडियोस में हम लोग एम्बुलेंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। धन्यवाद।